Hello friends, so it's being the modern history rise and fall of Dutch. ये स्पेक्ट्रम ऑफ एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड टॉपर सबके इसमें मिला हुआ है। आपको अब इसके बाद कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू टेंटूला क्लासेस वेयर सक्सेस इज गारंटीड। इट्स मी उत्कर्ष सिंह। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्लास। राइज एंड फॉल ऑफ डच। कौन थे डच, कहाँ से आए थे, कैसे ये लोग भारत आए, कैसे इन लोगों ने राइज किया, कैसे पोर्टुगीज़ को हराया, इन सब बारों में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आपको जैसे कि हर बार की तरह कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे एडिशनल फैक्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग आपको टेलीग्राम पे अपने दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, एक पहले रफ आइडिया समझ लेते हैं। डच। देखिएगा डच देखिएगा डच जो थे वो अल्टीमेटली पोर्टुगीज़ को इन लोगों ने डिफीट किया था। पोर्टुगीज़ वैसे तो बहुत अच्छे यूरोपियंस थे जो कि पहले भारत आए, इन लोगों की शिप विप सब अच्छी थी, लेकिन डच ने पोर्टुगीज़ को डिफीट किया था। अब डच ने पोर्टुगीज़ को डिफीट किया, उसके बाद फिर इन्होंने अपने कहीं ना कहीं डोमिनेशन बनाई भारत में, अलग अलग जगहों पे, वेस्ट ईस्ट सब कोस्टों पे अपनी फैक्ट्री लगाई। और जो इनकी एक द वे ऑफ डूइंग था वो पोर्टुगीज़ से कहीं ना कहीं अच्छा था। जो इनके पास रिसोर्सेज थे वो पोर्टुगीज़ से ज़्यादा थे। और दूसरी चीज़ जो मेन जानने की बात है, जो इनकी फैक्ट्रियाँ थी वो उनसे ज़्यादा एडवांस लेवल की। डच ने पोर्टुगीज़ को क्यों हराया, कैसे हराया, क्यों ब्रिटिश से ये लोग हारे, इस बारे में आइए पढ़ते हैं। सो बिगनिंग ऑफ डच। कॉर्नेलियस डी हॉटमैन वाज द फर्स्ट डचमैन टू रीच सुमात्रा एंड बंदम इन 1596। देखिएगा, जैसे पोर्टुगीज़ ने अपना नेविगेशन स्टार्ट किया था पोर्टुगीज़ से वो पोर्टुगल से भारत आने के लिए, उसी तरह डच वालों ने भी अपना कॉलोनिस्ट डी हॉटमैन को भेजा था भारत आने के लिए, जो कि ये सुमात्रा और बनता में पहुंचे थे 1596 में। ठीक। इन 1602 में द स्टेट्स जनरल ऑफ द नीदरलैंड अमलगमेटेड मैनी ट्रेडिंग कंपनीज इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। देखिए हुआ क्या था कि डच ने बहुत सारी कंपनियां अपनी भेजी थी जो कि भारत में है, लेकिन कुछ आ पाती थी कुछ नहीं आ पाती थी, तो इस तरह एक बहुत ज़्यादा कंपनियां इकट्ठा हो गई थी। तो फाइनली 1602 में जो स्टेट जनरल थे नीदरलैंड के, उन्होंने जो भी अदर ट्रेडिंग कंपनियां भारत के थ्रू आ रही थी उन सबको मर्ज करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड का फॉर्मेशन किया, जो कि अल्टीमेटली ए डच इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करेगी। आगे देखते हैं। सो डच सेटलमेंट्स कहाँ थे इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, जब डच भारत आए तो कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई लड़ाई की गई हो पोर्टुगीज से। वो धीरे धीरे बाय द इफेक्ट ऑफ द टाइम वो लोग लड़ते गए और अपनी जीतते गए। सो देखिएगा, जो पहली फैक्ट्री इन लोगों ने फॉर्म की थी वो मछलीपट्टनम में फॉर्म की थी 1605 में। उसके बाद इन्होंने नागापट्टनम कैप्चर किया था, मद्रास जो कि चेन्नई में यहाँ कहीं है, ये यहाँ पे आपका पड़ेगा नागापट्टनम। अभी हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे मैप में। फ्रॉम द पोर्टुगीज़, जैसे कि कहा ये पोर्टुगीज़ से इन लोगों ने खींचा था, पहले ये पोर्टुगीज़ के अंडर आता था। और फिर इन लोगों ने अपना इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब ये जो साउथ इंडिया का पॉइंट था वो जो नागापट्टनम था वो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड पावर था साउथ इंडिया का। उसके बाद इन्होंने कोरमंडल कोस्ट जो कि आपका ये हुआ, ये यहाँ से यहाँ पे इन्होंने आया था, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, इन सब जगहों पे ये, यहाँ गुजरात, ये उत्तर प्रदेश, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका बंगाल था, और ये बिहार। बंगाल में ये फैक्ट्री इन्हीं की थी। तो इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज कोरमंडल घोष उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। 1609 में पुलिकत में मद्रास, यहाँ के यहाँ पे छोटा सा एक पुलिकत जगह, यहाँ पे फिर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगवाई। ये एक कहीं ना कहीं एक साइड फैक्ट्री थी, जो इन लोगों की मेन फैक्ट्रीज थी, या ये कह सकते हैं जो प्रिंसिपल फैक्ट्री थी जहाँ से इनका मेन आउटपुट था, वो था सूरत गुजरात में। बिमलीपतम जो कि 1641 में बनी थी, करिकल 1645, चिंसूला 1653, बारानगर, कासिम बाजार जो कि नियर मुर्शिदाबाद, बालासोर, पटना, नागापट्टनम अभी हम लोग देख ही चुके ये, और कोचिन इसके ऊपर। तो 1663 1658, देखिएगा ये कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो चाहे यूपी पीसीएस हो, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि 1605 में इन लोगों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद 1609 में फिर पुलिकत नॉर्थ ऑफ मद्रास में इन्होंने लगाई थी। फिर सूरत, बिमलीपट्टनम, करिकट, चिंचूला, SBKC, मेजरली ये 6 फैक्ट्रीज के बारे में पूछा करते हैं। द लास्ट फोर एंड द फर्स्ट इज मसूलीपट्टनम दैट इज इन 1605 एंड नागापट्टनम नियर मद्रास। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मसूलीपट्टनम 1605 में और नागापट्टनम जो चेन्नई में बनी थी, उसके बाद इन लोगों ने पुलिकट में अपनी बनाई थी 1609 में। उसके बाद सूरत, बिमलीपट्टनम, करिकल, चिंचोला,
इन फैक्ट्रीज को देख लीजिएगा क्योंकि ये इनकी मेन फैक्ट्री हुआ करती थी। नागापट्टनम 1658 में बनी थी और कोचीन 1663 में। आगे देखते हैं। देखिएगा ये इनकी मेन फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी जो आपको पहले भी बताया गया। ये बालासोर, उसके बाद ये बिमलीपट्टनम, ये मसूलीपट्टनम जो कि 1605 में इन लोगों ने बनाई थी। ये रहा आपका पुलिकट, ये नागापट्टनम। देखिएगा ये जो येलो हाईलाइटेड है कहीं ना कहीं इनकी मेन इस्टेब्लिशमेंट थी और ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिशमेंट इनको कहा गया है। उसके बाद कोचीन, क्विलिन सब जगह इनकी थी। फिर यहाँ पे बरोश में गुजरात जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये बुरहानपुर। तो ऐसा करते करते जो इन लोगों का कहीं ना कहीं हम लोगों का एक जो इसको साउथ आइसलैंड कहा जा सकता था उसके मेजर पोर्ट्स पे डच अपनी फैक्ट्रियाँ बना चुके थे जो कि पोर्टुगीज कहीं ना कहीं मात खा रहे थे इनसे। आगे देखते हैं। सो देखिए डच और एंग्लो का साथ था क्योंकि अल्टीमेटली इनके साथ ही ने पोर्टुगीज को डिफीट किया था। लेकिन एंग्लो डच वो कहते हैं ना दोस्ती ज़्यादा, पार्टनरशिप भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। और दे बोथ हैव द नेचर ऑफ डोमिनिंग ईच अदर। तो एंग्लो डच राइवल स्टार्ट हो गए। देखते हैं क्या था। इंग्लिश वर ऑल्सो एट दिस टाइम राइजिंग इन ईस्टर्न ट्रेड एंड पोस्ट फेड टू डच सेटलमेंट। देखिएगा जब बाकी यूरोपियंस ने पोर्टुगीज को देखा तो सबका मन किया था। तो हालांकि डच दूसरे नंबर पे तो भारत आए लेकिन एंग्लो भी उनके पीछे नहीं थे। इसी टाइम ये भी भारत आना चाहते थे और इसी टाइम ईस्टर्न ट्रेड में इन लोगों ने इंटरेस्ट दिया था। So the climax of the enmity between the Dutch and English in the east was reached at Ambiona, present day in Indonesia, which the Dutch had captured from Portuguese in 1605, where they massacred 10 Englishmen and 9 Japanese in 1623. देखिएगा अभी इसको मैप में समझेंगे कहाँ पे था। देखते हैं। देखिएगा ये एक एम्बियोना जगह है। ये पहले पोर्टुगीज के अंदर अंडर हुआ करती थी, पोर्टुगीज के अंडर थी, जिसको बाद में डच वालों ने इनसे ले लिया था। अब जब डच वालों ने इनको लिया तो कहीं ना कहीं इनका यहाँ पे इन लोगों ने ये लोग इसको डोमिनेटिंग करने लगे। डोमिनेशन करने के बाद जो इन लोगों की इंग्लिश भी आ गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ के जो स्पाइसेस थे वो काफ़ी फेमस हुआ करते थे और डच इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट था बिकॉज अल्टीमेटली इसी स्पाइस की डिमांड पूरे यूरोपियन में, पूरे वर्ल्ड में हुआ करती थी। तो एंग्लो और डच इसी जगह पे इन लोगों की युद्ध हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। सो द क्लाइमेक्स ऑफ हम लोग पढ़ चुके हैं जो 1605 में इन लोगों ने पोर्टुगीज से लिया था। यहाँ पे इन लोगों ने 10 इंग्लिशमैन और 9 जैपनीज को 1623 में, ये डेट जरूर याद रखिएगा, 1623 में 10 इंग्लिशमैन और 9 जैपनीज को मार दिया था एम्बियोना जगह में, जो भी हम लोगों ने देखा। सो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द एंग्लो डच राइवलरी। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग वॉरफेयर बोथ द पार्टीज केम टू कॉम्प्रोमाइज इन 1667। देखिएगा अभी हम लोगों ने देखा था कि 1623 में इन लोगों में लड़ाई स्टार्ट हुई थी। पहले मुआचारी ये सब होती थी कि ये लोग इंटरनली एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो मेन फाइट इन लोगों की स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1623 में एम्बियोना में। उसके बाद 1667 में जब थोड़ी बहुत युद्ध होने के बाद एक लंबा युद्ध छिड़ा, 67 में 23 मतलब आपका 44 साल का युद्ध, 44 साल के युद्ध के बाद ब्रिटिश और डच कहीं ना कहीं एक एग्रीड हुए थे एक पार्ट साइन करने के लिए, एक एक्ट ऑफ पीस ही, कि जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने इंडोनेशिया में सारा क्लेम छोड़ दिया था और डच जो थे वो इंडिया में अपनी सारी जो फैक्ट्रीज थी उसको छोड़ के कंसंट्रेट करने लगे थे इंडोनेशिया में। बेसिकली जो ये जो डच थे ये लोग अपने जो दे मोनोपोलाइज इन द ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस, जो ये लोग जिस पर्पज से आए थे वो इनका प्योरली ट्रेडिंग पर्पज था। दे नॉट केम हियर फॉर द रूल। तो जो मोनोप्लास करते थे जिस ट्रेड में वो था मेन ब्लैक पेपर स्पाइसेस। ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक पेपर और स्पाइसेस में इन लोगों का मोनोपोली थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कमोडिटी द डच ट्रेडेड इन वर्क सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम। ओपियम, तम्बाकू और ये सब। देखिए हम लोग जानते हैं कि सिल्क की हमेशा से, भारत की सिल्क की हमेशा से विदेशों में डिमांड रही है और उस समय डच ने इसी पे फोकस किया था और इन लोगों ने सिल्क को अपना मेन टारगेट बनाया था। कॉटन, अल्टीमेटली कॉटन ऑफ इंडिया वॉज फेमस। इंडिगो, राइस, ओपियम, इन सब का एक मेजॉरिटी, क्योंकि हम लोगों का जो एग्रीकल्चर था वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था और ये जो पांच थे ये हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी डिमांडिंग थे विदेशों में, इसलिए जो डच थे उन लोगों ने इस पर फोकस किया था। सो फाइनली 1667 में क्योंकि अब डच यहाँ इंडिया आएंगे नहीं और ब्रिटिश जो थे वो इंडोनेशिया में इनको परेशान नहीं करेंगे, तो दैट वाज अ एक्ट ऑफ पीस जो कि इन लोगों में साइन हुआ था 1667 में। इस बात को याद रखिएगा।
सो फाइनली डिक्लाइन ऑफ डच, ये थी डिक्लाइन की छोटी सी हिस्ट्री जहाँ पे ये लोग आए, अपना इस्टेब्लिशमेंट किया, पोर्टुगीज़ को हराया, उसके बाद इंडोनेशिया में किया, लेकिन जब ये लोग इंग्लिश से मुकाबला नहीं कर पाए तो फाइनली इन लोगों ने अपना क्लेम इंडिया में छोड़ के ये लोग इंडोनेशिया में पूरी तरह से चले गए थे। So in the third Anglo-Dutch war, communication between the Surat and the New English settlement was cut. देखिए हुआ क्या था, जब तीसरा एंग्लो डच वॉर चालू हुआ था तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग इन लोगों की फैक्ट्री थी, तो दैट वाज अ ट्रेडिंग पर्पस, दे डोंट क्लेम एनी ओनरशिप, क्योंकि वो इंग्लिश में पहले ये लोग साइन कर चुके थे। तो यहाँ पे एक सूरत में इन लोगों की इस्टेब्लिशमेंट थी, देखिएगा सॉरी, हाँ, तो सूरत में इन लोगों की एक इस्टेब्लिशमेंट थी जहाँ पे जब थर्ड एंग्लो डच वॉर हुआ था तो क्योंकि मतभेद चल ही रहे थे और कोई ना कोई कम्युनिकेशन बिकॉज सी ऑफ पॉइंट्स की वजह से इंग्लिश और जो उनके शिप्स थी उसमें कट हो गया था, जिसकी वजह से 3 होमबाउंड इंग्लिश शिप वर कैप्चर्ड इन द बे ऑफ बंगाल बाय डच फोर्सेज, जिसकी वजह से क्योंकि सूरत और इसमें जब कट हुआ तो बे ऑफ बंगाल में इनकी 3 शिपें डच वालों ने पकड़ ली। अब इंग्लिश को लगा कि ये लोग युद्ध करना चाह रहे हैं और जिसके रिजल्ट में एक युद्ध छिड़ा जिसका नाम कहा गया बैटल ऑफ हुगली, that was finally started in the November 1759 that was ultimately lead to the defeat of Dutch। देखिएगा जो बैटल ऑफ हुगली कहा गया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपियंस में इंग्लिश वालों का एक डोमिनेशन हो गया था और दूसरी चीज़ जो डच थे वो फाइनली एंड हो चुके थे इंग्लिश के कंपटीशन से। नाउ पोर्टुगीज़ को डच ने कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हरा चुके थे, तो पोर्टुगीज़ का पहले से मोरल डाउन था और डच को अल्टीमेटली इंग्लिश ने हरा दिया था। तो अब कोई भी चांस नहीं था कि कोई मेजर यूरोपियंस इनसे पावर मैच कर पाए। तो इसलिए बैटल ऑफ उंगली को इंपॉर्टेंट कहा गया है दैट बिकॉज समवेयर दैट लीड्स टू द डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश। Dutch were not interested in empire building in India. Their main commercial interest lay in the spice island of Indonesia, from where they earned a huge profit through business। देखिएगा ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो डच था वो मेन आए थे अपने भारत में केवल और केवल ट्रेडिंग पर्पज से, क्योंकि उन्होंने पोर्टुगीज़ का देखा था पैसा, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ एम्पायर बिल्डिंग में भारत के या और भी जो रूलर फैक्ट थे जो कि पोर्टुगीज़, इंग्लिश ने और फ्रेंच इन सब ने लिया था। सो फाइनली इन लोगों को जब इंडोनेशिया में अपने मसालों में ज़्यादा फ़ायदा दिखा तो एम्ब्यूना जो कि जगह युद्ध था ये पूरा इंडोनेशिया में अपना क्लेम करने लगे थे और इन्होंने भारत से अपना क्लेम छोड़ दिया था क्योंकि जो मेन फैक्टर्स थे भारत में वो सब इनको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे थे और अल्टीमेटली ये पीस इन लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने भारत में अपना क्लेम छोड़ के पूरा इंडोनेशिया पे निर्भर हो चुके थे। जो थोड़ा बहुत था तो फाइनली जो बैटल ऑफ हुगली हुई इसमें इन लोगों के पूरे क्लेम को ख़राब कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट डिक्लाइन ऑफ डच। बैटल ऑफ हुगली को देख लेते हैं। बैटल ऑफ बेडरा, बैटल ऑफ चिंचूरा भी कहा जा सकता है। द करेक्ट डेट वाज ऑफ 25 नवंबर 1759, जिसमें फाइनली एंग्लो डच वॉर एंड हुआ था और जिसमें डच वालों को एंग्लो ने हरा दिया था एंड द विनर वाज इंग्लिश। सो दिस वाज ऑल अबाउट डच, द राइज एंड फॉल ऑफ डच। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ पेपर में आज तक पूछी नहीं गई, जो भी पूछी गई उसको एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। इसकी टेस्ट सीरीज में भी आप लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो लगा देंगे। इसको पढ़ने के बाद आप ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन जो 10 से रिलेटेड होते हैं किसी भी पेपर में वो लगा लेंगे।